नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण। ठीक है, अब ये सजीव सृष्टि का मतलब क्या होता है, तो देखो दोस्तों, जितने भी जीव हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं मनुष्य की, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, वनस्पति हो यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, जो छोटे से छोटा कीड़ा होता है, ये सब के सब किस में आते हैं भाई, सजीव सृष्टि में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में, सजीवों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उनमें अनुकूलन कैसे होता है और जो इनका वर्गीकरण है यानी कि डिवीजन किस प्रकार से किया गया है, इसको भी हम यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में एक तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा, पक्का से पक्का आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा भाई, यहाँ पर ना बच्चों आप लोग एक नया शब्द देख रहे हो। कौन सा नया शब्द है ये, अनुकूलन। तो बता दो भाई अनुकूलन का मतलब क्या होता है, बताऊं आप लोगों को। तो चलो चिंता मत करो, आओ पहले आपको अनुकूलन का मतलब ही समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और अपने चैप्टर की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई अनुकूलन का हम मतलब समझते हैं, तो इसको क्यों ना हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझे। चलो हमारी बात कर लेते हैं भाई, हम मनुष्यों की बात कर लेते हैं। हम क्या करते हैं बताना जरा, हम लोग ना अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चेंजेस करते रहते हैं। जैसे अभी चल रहा है भैया गर्मी का मौसम, ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है, बोलो जरा। हाँ बिल्कुल, है ना, अभी भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो अब इस टाइम पे बताओ आप लोग किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार के कपड़े पहनते हो, बोलना। तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही जवाब होगा कि हम तो इस टाइम पे सूती वस्त्र पहनना ही ज्यादा पसंद करेंगे, राइट। मतलब हल्के फुल्के कपड़े, ज्यादा मोटे भारी भरकम कपड़े हमको पहनने का मन नहीं है गर्मी के मौसम में। तो क्यों ऐसा, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है। तो हम जब हल्के फुल्के कपड़े पहनेंगे, सूती वस्त्र पहनेंगे, राइट, तो क्या होगा, हमको आराम मिलेगा। तो गर्मी के मौसम में हम जनरली क्या करते हैं बच्चों, सूती वस्त्रों को धारण करते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं भैया ठंडी के मौसम की, तो ठंडी के मौसम में आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हो, बताओ जरा। हाँ बिल्कुल सही, हम यहाँ पे ऊनी जो वस्त्र होते हैं ना, उनको धारण करते हैं। कब, ठंडी के मौसम में। तो देखा, हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंजेस कर लिए अपने कपड़ों में। पहले गर्मी का मौसम था तो सूती वस्त्र पहन रहे थे, ठंडी का मौसम आ गया तो लो भैया हमने ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर दिया। तो अब ऐसा क्यों हुआ, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हुआ ना, क्योंकि हमको ठंडी में चाहिए ठंड से छुटकारा, ठंड से हम बच सके, इसके लिए हमें रजाई ऊनी वस्त्र पहनने की जरूरत पड़ती है। लेकिन गर्मी में ऐसा कुछ सिचुएशन होता नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर हम स्वेटर नहीं पहनेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसे ही हम कपड़े पहन के रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ये कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, अनुकूलन ही तो होता है। ठीक है, एक्चुअल में हम इसको अनुकूलन नहीं बोल सकते। अनुकूलन अनुकूलन समझो कि इसी से मिलता जुलता है, लेकिन आप इसको अपने एग्जाम में नहीं लिखोगे। ये तो बस मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से जो अनुकूलन वर्ड है ना, इसका मतलब समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो अनुकूलन का मतलब क्या होता है, चेंजेस लाना। ठीक है, हम चेंजेस बोल सकते हैं, राइट। अब चलो आपकी टेक्स्ट बुक में चलते हैं और यहाँ पर समझते हैं एक्चुअल मीनिंग ऑफ अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन का एक्चुअल में मतलब समझते हैं कि हमें एग्जाम में क्या लिखना है। अगर हमारे परीक्षा में यही डिट्टो सवाल आ गया कि आप अनुकूलन को एक्सप्लेन करो यानी इसकी परिभाषा बताओ, तो आप क्या लिखेंगे, जो मैंने पीछे बताया ना उसको बिल्कुल भी मत लिखना, ये आपको लिखना है अनुकूलन में। ठीक है बच्चों, क्या लिखना है, देखो पहले मैं पढ़ लेती हूँ फिर आपको एक एक वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी। देखो, प्रत्येक सजीव, यानी सजीव का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी बात चल रही है, जिस परिसर और वातावरण में रहता है उससे समन्वय स्थापित करने के लिए उसके शरीर के अंगों और जो जीवन यापन की पद्धति होती है उसमें समय के अनुसार घटित होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है भाई, अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, बताओ इसका मीनिंग। देखो, जो भी सजीव है, राइट, जिस परिसर में रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट यानी कि वातावरण में रहते हैं, उससे समन्वय स्थापित करने के लिए यानी कि उसके साथ वो प्रॉपरली एडजस्ट होकर रह पाए। समन्वय स्थापित करना मतलब क्या होता है कि एडजस्ट करना, राइट। ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, उस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो इनके जो अंग होते हैं, शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं, उनमें जो परिवर्तन होता है और जो इनके जीवन यापन की पद्धति होती है यानी कि जो जीवन जीने का तरीका होता है ना प्यारे बच्चे, उसमें जो समय के अनुसार घटित होते रहते हैं यानी कि उसमें जो चेंजेस आते रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, तो अनुकूलन इज नथिंग बट द चेंजेस, मतलब जो चेंजेस होते हैं, जो अलग अलग सजीव होते हैं उनके
उनके जो अंग होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो हम चेंजेस देखते हैं बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, इसको हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे अच्छे से स्टडी करेंगे। जो अलग अलग सजीव होते हैं उनमें किस प्रकार से अनुकूलन होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, चलो अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपका ये जो लेसन नंबर 1 है, पार्ट 1, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इसको 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया जाए। जैसे कि जो आपका लेक्चर नंबर 1 होगा बच्चों, उसमें हम लोग आधे पार्ट को कवर करेंगे। अभी ये जो लेक्चर चल रहा है ना, ये है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, और इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 2 का। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में आपका ये पूरा लेसन हो जाएगा फिनिश, यानी कि समाप्त। ठीक है, तो चलो आप शुरू करते हैं, है ना। मीनिंग तो हमने समझ लिया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी देख लिया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज हमने समझ ली। अब चलो हम लोग लेसन को शुरू करते हैं। तो भाई सब लोग तैयार हो जाओ, पूरे साइंस के जितने भी चैप्टर्स दिए गए उनको हम इसी प्रकार से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ समझते हैं। तो देखो भाई, पृथ्वी पे हम क्या देखते हैं कि अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनस्पतियों का मतलब क्या हुआ, जो पेड़ पौधे प्लांट्स वगैरह आप देख रहे हैं उनको वनस्पतियों की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिन पर रंग बिरंगे फूल आते हैं, और कुछ वनस्पतियां ऐसी होती है जिनके ऊपर फूल ही नहीं आते, बस उसमें पत्तियां पत्तियां ही रहती हैं। जैसे कि मनी प्लांट ही ले लो, है ना। मनी प्लांट में कभी आपने फूल आते हुए देखा है? उसमें तो बस पत्तियां ही होती हैं। ठीक है, और कुछ देखो वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो कि पानी में पाई जाती है, जैसे कि कमल। कमल आप लोग देखेंगे तो कहाँ पे खिलता है भाई? पानी के अंदर, कीचड़ में खिलता है ना। वैसे ही कुछ ऐसी होती है जो पानी के अभाव वाले मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, यानी कि जो मरुस्थल होता है वहां पर पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को, तो ये हो सकता है हमारा कैक्टस, यानी कि नागफनी। ठीक है, नागफनी कैसा होता है, इसका चित्र देखोगे भाई, देखो ये जो कांटेदार है ना, ये जनरली कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सूखे प्रदेशों में, यानी कि जहां पर पानी की कमी होती है ना, वहां पर पाया जाता है। और कुछ देखो, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई नहीं देते, यानी कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनको आप इन आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए आपको चाहिए होगा माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं भाई जो बहुत विशाल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ ले लो, है ना। बरगद का पेड़ कितना ऊंचा जाता है, और उसमें किस प्रकार से लताएं जो हैं वो झूलती रहती है, राइट। फिर और कुछ वनस्पतियां ऐसी होती है जो बर्फीले प्रदेशों में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पे बर्फबारी होती है वहां की वनस्पतियां आप देखोगे तो उनका स्ट्रक्चर बच्चों अलग होता है। और जो हमारे टेरेस्ट्रियल, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे मतलब अलग अलग जंगलों में जो पाए जाते हैं पेड़ पौधे, उनको आप देखोगे तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है, राइट। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, वनस्पति, जैसे हमने वनस्पतियों में भिन्नता देखी, वैसे ही जो प्राणी होते हैं, जैसे कि हम और आप, हम भी तो प्राणी की ही कैटेगरी में आएंगे। वैसे ही मैं अगर बात करूं यहाँ पे एनिमल्स की, राइट, और इंसेक्ट्स की, जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो सब किस में आएंगे? प्राणियों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसमें भी तो हम लोग विविधताएं देखते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो होते हैं बच्चे एक कोशिकीय, यानी जिसमें बस एक ही कोशिका होती है, जैसे कि अमीबा को ही ले लो, है ना। अमीबा कितनी कोशिका वाला जीव है भाई? खाली बस एक कोशिकीय जीव है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। क्या पढ़ा है आप लोगों ने कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि उसमें बस कोशिका एक ही होती है। अब ये कोशिका क्या है? तो दोस्तों इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल। ठीक है, जैसे जो हमारा शरीर है वो सेल से बना हुआ है, यानी कि कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो होते हैं बच्चों बहुकोशिकीय। समझ में आया? यानी जिसमें एक से ज्यादा क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, यानी कि कोशिकाएं होती हैं। कुछ अगर आप देखोगे तो होते हैं बच्चों पृष्ठवंशीय, और कुछ जीव आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेंगे जो होंगे अपृष्ठवंशीय। तो पृष्ठवंशीय का मतलब बताओ जरा। तो पृष्ठवंशीय जीव मतलब वो जीव जिसमें बैकबोन जो है ना बच्चों, बैकबोन यानी कि जो पीछे वाला ये रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है, मतलब अवेलेबल होती है, उनमें होती है। जैसे कि हम मनुष्य का ही एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो शेर का, ठीक है, कुत्ते का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। उसमें भी क्या होते हैं? उसमें बैकबोन होती है ना, तभी तो उसका पूरा स्ट्रक्चर, स्केलेटल सिस्टम हमको दिखाई देता है। ठीक है, और अपृष्ठवंशीय मतलब क्या होता है? जिसमें ये प्रेजेंट होता ही नहीं है बैकबोन। जैसे कि स्नेल की मैं बात करूं, स्नेल आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जो पाई जाती है पानी के अंदर, राइट। तो वो क्या है बच्चे? वो है अपृष्ठवंशीय। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो जो कुछ जीव ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं उनको कहा जाता है जलचर। जल मतलब पानी, चर मतलब वही जो जीव है उनकी बात की जा रही है, जैसे कि मछलियां हो गई, और भी ऑक्टोपस हो गया। ठीक है, ये सब किस में रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। थलचर आप किसको कहोगे? तो थल यानी क्या होता है? जमीन, और चर मतलब प्राणी। तो जमीन पे रहने वाले भी प्राणी होते हैं। जैसे आप लोगों को बताऊं तो बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं ना जो जमीन के ऊपर रहते हैं, बिल बना करके रहते हैं। चूहे को ले लो, चूहा जमीन के ऊपर ही तो बिल बना करके रहता है, उसको वो पानी के अंदर थोड़े ना रहता है। ठीक है,
और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं भाई जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखोगे तो वो होता है बच्चों मेंढक। मेंढक आप लोगों ने देखा है ना, देखो वो पानी के अंदर भी रह सकता है क्योंकि उसमें ना मतलब दोनों ही उनका स्ट्रक्चर, उनकी संरचना ही ऐसे है, मतलब भगवान ने उनको ऐसे बनाया है कि वो पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं आसानी से और वो जमीन पे भी रह सकते हैं। सोचो कितना मस्त है ना इनका। जब जमीन पे रहते हैं तो अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं और जब पानी के अंदर जाते हैं तो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसे होते हैं भैया जो होते हैं नभचर। नभ यानी क्या होता है, आकाश। जैसे कि अगर मैं बात करूं पक्षियों की, तो पक्षियां कहाँ पे, जो पक्षी लोग होते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं, ऊंचे ऊंचे आकाशों में उड़ते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं भैया सरीसृप। सरीसृप का मतलब क्या हुआ, जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं, जैसे कि सांप ले लो, केचुआ ले लो, ठीक है। ये सब क्या होते हैं बच्चों, रेंगने वाले प्राणी है, राइट। तो इनको सरीसृप की कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। ऐसे अनेक प्रकार के प्राणियों से जो हमारा विश्व है, जो हमारी पूरी धरती मैया है बच्चों, वो भरी हुई है, ठीक है। तो यह देखकर क्या हमारे मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सजीवों में इतनी विविधता किन कारणों से आई होगी। बिल्कुल, ये आप लोगों के मन में कभी ना कभी तो ये सवाल आया होगा कि भाई जो हम अलग अलग प्रकार के प्राणी देख रहे हैं, है ना, तो इनमें इतनी विविधताएं क्यों हैं, किस प्रकार, मतलब क्यों ये सारी विविधताएं आई होंगी। क्या सभी जीव एक जैसे नहीं हो सकते, क्या सभी पौधे एक जैसे नहीं हो सकते, है ना। आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा। तो आप लोगों को बताऊं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हर जगह का जो वातावरण है बच्चों, एनवायरमेंट है, अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे अगर आप हिमालय के इधर चले जाओ पहाड़ों में, तो वहां पे क्या होता है, ठंडी होती है ना। कहीं पे जो बर्फीले प्रदेश है वहां पे बर्फ गिरती रहती है। तो आप सोचिए बर्फीले प्रदेशों में जो हमारे यहाँ के पौधे हैं, पेड़ वगैरह हैं, उनको हम ले जाकर के वहां पे रख देंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे, जीवित ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही इस प्रकार से निर्मित है कि वो गर्म प्रदेशों में ही रह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो इसीलिए उनमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। आप जरा इसको भी स्टडी करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कश्मीर जैसे जो बर्फीले प्रदेश होते हैं वहां पर अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो देवदार, चीड़ हो गया, जैसे सूचीपंडी वृक्ष बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। सूचीपंडी का मतलब क्या होता है भैया, केनिफेरस, ठीक है। जैसे आप बर्फीले प्रदेशों में देखिएगा, आप कभी भी गूगल करके सर्च कर लेना, ठीक है। जो हमारे बर्फीले प्रदेशों में पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर जनरली कुछ ऐसे ही होता है। जैसे क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा, क्रिसमस ट्री कैसा होता है, मतलब उसके जो ब्रांचेस होते हैं, उसकी जो शाखाएं होती है ना, वो कैसे होती है बच्चों, ढलान वाली। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने इसके ऊपर पानी गिराया ना, तो वो सीधा इधर नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर आप इसके ऊपर कुछ भी गिरा रहे हो, अब क्योंकि ये ढलान वाला है ना, तो इसके ऊपर कुछ रुकेगा नहीं, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। ऐसा क्यों क्यों भगवान ने इसको ऐसा बनाया, तो बच्चों इसके पीछे का कारण है क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होती रहती है। तो बर्फ अगर गिरेगी, मान लो इनके जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं होता, ऐसा स्लोपिंग नहीं होता, ऐसे होता, तो फिर क्या होता, बर्फ इसके ऊपर टिका रहता, जिसकी वजह से इनकी जो शाखाएं हैं वो टूट भी सकती थी, है ना। तो इसीलिए इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनाया गया है ताकि ये क्या कर सके, बर्फीले प्रदेशों में आसानी से सर्वाइव कर सके, रह सके, ठीक है। राजस्थान में आप देखेंगे तो यहाँ पे बबूल जो कि कंपानी में हो सकता है। नागफनी, ये देखो भैया, ये है आपका नागफनी, ठीक है। ये वनस्पतियां जो है वो बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं जीवों में भी, जो ऊंट है, राइट, ऊंट कश्मीर में क्यों नहीं पाया जाता, क्यों ये राजस्थान यानी कि मरुस्थलीय प्रदेशों में भी ही पाया जाता है। तो बच्चों इसके पीछे का भी कारण है। आप लोग को मालूम होगा, सुना भी होगा आप लोगों ने कि ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो कई दिनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है। सुना है ना आप सभी लोगों ने। तो भगवान ने उसको इसी प्रकार से बनाया कि भाई तुमको अगर पानी ना मिले कई दिनों तक तो तुम जीवित रह सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए वो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहीं पर तो पानी की कमी होती है, राइट। तो ये सब तो खैर हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको सारी चीजें टिक भी करवाऊंगी। देख लो भाई, अनुकूलन, एडेप्टेशन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एडेप्टेशन कहते हैं। तो अगर आपके परीक्षा में आता है कि अनुकूलन को बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, तो ये लिख देना, बस पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चले। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अडेप्टेशन इन प्लांट्स, मतलब जो हमारी वनस्पतियां होती हैं उनमें किस प्रकार से अडेप्टेशन आप देखते हो, यानी कि अनुकूलन देखते हो, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी, वनस्पतियों में भी सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जलीय वनस्पतियों में अनुकूलन, यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, कि इनमें अनुकूलन कैसे होता है। तो देखो दोस्तों, ये है आपका पानी, है ना, पानी पानी पानी, देख लो भाई, ये है पानी। इसमें आप देखो अलग अलग प्रकार के आपको पौधे दिखाई दे रहे होंगे। जैसे देखो
कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ें जो है वो जमीन से जाके मिट्टी से, देखो यहाँ पे चिपकी हुई है, दिख रहा है आप सभी लोगों को। और जो इनके फूल हैं वो यहाँ पे, और पत्तियां जो है वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो जो पानी के अंदर, देखो पूरे अंदर तक पाए जा रहे हैं, देखो ये अंदर वाले पार्ट में पाए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो इसके सरफेस यानी ऊपरी सतह पे ही पाए जा रहे हैं, तैर रहे हैं। और देखो भाई कुछ तो पौधे ऐसे भी हैं जिनकी जो जड़ें हैं वो बस पानी में ही ऐसे लटक रही है, वो जमीन से भी नहीं जुड़ी हुई है। इसके भी देख लो, इसकी भी देख लो, है ना। तो ये सब अलग अलग प्रकार की विविधताएं होती हैं जो हम देखते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो जलाशय यानी कि पानी की बात की जा रही है, तो जलाशय में पाए जाने वाली वनस्पतियों में कुछ वनस्पतियों की जड़ें जो है वो कहाँ पर होती हैं, तो वो तल की मिट्टी को दृढ़ता से पकड़े रखती हैं। देख लो भाई, इसको ही देख लो, है ना, वो कैसे तल की जो मिट्टी है उसको कैसे एकदम जकड़ के पकड़े हुए हैं। और सुनिएगा, उनके तने में पानी डूबे हुए तथा पत्तियां, फूल पानी पर तैरते रहते हैं। यानी कि इनके जो तने हैं बच्चों वो कहाँ पर, देखो ये पानी में डूबे हुए हैं, है ना। और जो फूल और पत्तियां हैं, जैसे कमल ही ले लो, है ना, वो क्या करते रहते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। और जो इनकी ये होते हैं स्टम, यानी कि उनके जो तने हैं वो पानी के अंदर डूबे रहते हैं, राइट। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। और यह भी पाया जाता है कि कुछ वनस्पतियां जो है वो जड़ों सहित, देख लो भैया, ये जड़ के सहित पानी के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो वही बातें बताई जा रही है। और कुछ वनस्पतियां ऐसी भी होती हैं जो पानी का जो तल होता है, देखो इसकी मिट्टी में, और वो पूरा के पूरा पानी के अंदर है, राइट। इसके एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, जैसे कि कमल हो गया। कमल मैंने आपको लोगों को बताया यहाँ पे। जलकुंभी, ये भी एक प्रकार का पौधा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मतलब गांव वगैरह में हमको जनरली देखने के लिए मिलता है, मैंने तो देखा है। अगर एक जगह जलकुंभी उगेगी ना, फिर बहुत सारा, मतलब वो उगते ही रहते हैं, समझो कि पूरा एक पूरा वो जो तालाब वगैरह जो भी रहता है उसको पूरा ही भर लेते हैं, ठीक है। जैसे वनस्पतियों के जो डंठल है वो कोमल और खोखले और लचीले होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे कमल है, ठीक है। अब इसके जो डंठल मतलब क्या होता है, जैसे जो मान लीजिए फूल है, ठीक है, तो फूल के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना बच्चों, उसको डंठल कहा जाता है। क्या कहते हैं, डंठल कहते हैं, ठीक है। तो इनका जो डंठल है, एक तो वो कोमल होता है, खोखला और लचीला होता है। लचीला मतलब देखो, जैसे इसको अगर मैं ऐसे मोड़ना चाहूँ, मुड़ेगा क्या, नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीला नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं कुछ और चीज ले लेती हूँ, रबड़, तो उसको मैं ऐसे मोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि इनकी जो डंठल है वो कोमल होते हैं, लचीले होते हैं और खोखले भी होते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, खोखले होने का कारण क्या है, तो खोखले होने का कारण बताऊं आप लोगों को क्या है। जैसा देखो, आपने एक भारी वस्तु ले लेना और आप एक हल्की वस्तु ले लेना और उसको ना पानी के अंदर डालना, तो आप देखेंगे कि जो भारी है, जैसे मान लो लोहा वगैरह, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो पानी के अंदर डूब जाएगा। और जो हल्का था, ठीक है, लकड़ी, वो क्या होगा, वो पानी के ऊपर तैर जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भारी था तो गिर गया, हल्का था तो तैर रहा है। वैसे ही इनके जो तने हैं, इनका जो डंठल है बच्चों, वो क्यों होता है हल्का, ताकि ये पानी के ऊपर क्या कर सके, तैर सके, समझे। चलो आगे चलते हैं। आगे हम कुछ और बातें समझेंगे। अधिकतम जो जलीय वनस्पतियों की पत्तियां और तनों जैसे अंगों पर मोमयुक्त पदार्थ की पतली परत होती है। मतलब बहुत सारे वनस्पतियां हम ऐसे देखते हैं जिनका जो तना होता है या फिर जो पत्तियां होती हैं उन पे ना ऐसा मोम युक्त, जैसे मोम आप लोगों को मालूम होगा, है ना, तो उस प्रकार का यहाँ पे क्या होता है बच्चे, उसके ऊपर पदार्थ होता है जिससे अगर आप उसके ऊपर पानी डालोगे ना तो वो झट से नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी वो पत्तियों में पूरा ऐसा एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो क्या होगा, पत्तियों से, मतलब पत्तियों पे डालोगे ना तो वो सरक जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो जो पतली सी मोम की परत है ना उसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने, मैं अगर आप लोग को बताऊं, जो अरबी आप लोग जानते हैं, उसका जो पत्ता होता है ना, आप देखना उसके ऊपर पानी डालना झट से सरक जाएगा, उसके ऊपर पानी ऑब्जॉर्व ही नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। आप कभी ये जरूर ट्राई कीजिएगा, पानी के अंदर आप उसको डालेंगे, निकाल लीजिए, पानी जो है वो क्या होगा, उससे अलग हो जाएगा, ठीक है, समझे। कुछ वनस्पतियों की पत्तियां कैसी होती है बच्चे, सकरी रिबन जैसी पतली होती हैं, यानी बहुत पतली पतली उसकी पत्तियां होती हैं। जैसे कि ये देख लो, ये कैसी है, रिबन जैसी, है ना, और पतली होती है। इस कारण ये वनस्पतियां पानी का जो तेज प्रवाह है बच्चों उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, ठीक है। तने और डंठल में जो उपस्थित हवा का अवकाश यानी कि जो खाली स्थान होता है वो वनस्पतियों को पानी में तैरने के लिए उपयोगी होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो, कमल का डंठल जो है, देखो इसमें आपको ये छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि अंदर से क्या है बच्चों, खोखला है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, मतलब क्यों है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, पानी के ऊपर आसानी से तैर सकते हैं इसकी वजह से, इसीलिए इसको ऐसे बनाया गया है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये हो गया आपका कमल, है ना, जो जो जलाशयों में पाया जाता है। फिर देखो ये पत्ती, अब देखो इसके ऊपर मोम युक्त पदार्थ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पतली सी परत है ना, जिसकी वजह से ये जो ड्रॉपलेट है यानी जो पानी के बूंद है ना, वो इसके ऊपर से क्या हो गया, आप पानी डालोगे छट्टे से सरक जाएगा, आप पानी डालोगे सरक जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। तो यहाँ पर हमने अडेप्टेशन देखा यानी कि अनुकूलन देखा, किसमें देखा भैया, तो हमने देखा यहाँ पर जो हमारे प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि जलीय वनस्पतियां, उनको हमने यहाँ पर समझा कि उनमें किस किस प्रकार से चेंजेस पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं हमारा अगला जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो है मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियों का अनुकूलन, यानी कि जो जहाँ पे पानी की कमी होती है वहां पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उसमें अनुकूलन कैसे होता है, आओ जरा समझते हैं। तो देखो भाई, इससे आप भली भांति परिचित हो। ये जो आपके सामने बना हुआ दिखाई दे रहा है क्या है भाई, कैक्टस यानी कि नागफनी, ठीक है बच्चों। अब चलो नागफनी के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, बताऊं। देखो इसको अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो मोटा मोटा सा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, है ना, आप कहेंगे ये क्या है, तो ये इसका तना है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं जो पौधे होते हैं उसमें तना कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। फिर यहाँ से पत्तियां निकली होती हैं, फिर ये ऐसे पत्तियां निकली होती हैं। लेकिन इसमें देखो बच्चों कैसा है, देखो ये जो आपको हरा हरा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, यही है इसका तना। क्या है बच्चों, यही है इसका तना। आप कहेंगे अच्छा अगर ये तना है, अगर ये स्टम है, तो इसमें पत्तियां कहाँ पर है, तो पत्तियां आप लोगों को बताओ, ये जो आपको ये जो कांटेनुमा संरचना दिखाई दे रहा है, यही है इसकी पत्तियां। अब ये पत्तियां इसके ऐसे क्यों होती है, क्योंकि जनरली तो हम ऐसे ही देखते हैं कि पत्तियां तो हमारी ऐसी होती है, फिर ये ऐसा क्यों, तो देखो दोस्तों ऐसा ये इसीलिए हुआ है क्योंकि रीजन है इसके पीछे। देखो पत्तियों में क्या होता रहता है बच्चों, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, यानी कि जो पानी की बूंदे है ना, वो इसमें से बाहर निकलती रहती हैं, ऊपर ऊपर जाते रहती हैं, ठीक है। तो देखो पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर जाती है। तो अगर आप सोचो यहाँ पर भी ऐसे होती बहुत सारी, अगर ऐसे पत्तियां बनी होती तो क्या होता, ज्यादा पानी ऊपर की तरफ जाता। और ये जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे पानी की पहले से ही कमी है, और अगर वाष्पोत्सर्जन के थ्रू पानी और इनमें से निकल जाएगा तब तो इनमें कुछ पानी बचेगा ही नहीं ना। इसीलिए जो इनकी पत्तियां हैं वो कांटे की संरचना में हो चुकी हैं, ताकि इसमें से ज्यादा पानी जो है वो एब्जॉर्ब ना हो पाए, यानी ज्यादा पानी वाष्पोत्सर्जन के थ्रू बाहर ना जा पाए, ठीक है। इसीलिए जो इनकी पत्तियां हैं वो कांटे के आकार में परिवर्तित हो गई है। तो रीजन है, ठीक है। ऐसे ही बिना, देखो बिना कारण के कुछ नहीं होता। जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, गर्मी पड़ेगी तब भी हम सूती के वस्त्र पहनेंगे, ठंडी का मौसम आएगा तो भाई हमको चाहिए ऊनी कपड़ा, बिना कारण के थोड़ी ना, वो हमारी जरूरत है, रीजन है उसके पीछे, राइट। तो इसमें भी रीजन होता है। तो आप देखें, देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी बोला गया है करने के लिए, तो चाहो तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपको ये पौधा मिल जाए और जो नॉर्मली पौधा है अगर वो भी आपको मिल जाता है तो आप जरूर ये एक्टिविटी कर सकते हो अपने घर पे। बता देती हूँ आपको क्या है, कि एक नागफनी का और एक पत्तेदार वनस्पति का गमला ले लो। है आपके घर पे तो ले लेना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बस सुन लो। दोनों गमलों की वनस्पतियों की पत्तियों के चारों तरफ प्लास्टिक की जो थैली है उसको फुला करके बांध दो, और गमले सुबह से धूप में रखो, ठीक है भाई, रख देंगे। फिर उन गमलों को दोपहर में कच्छा में लाके क्या करो बच्चों, निरीक्षण करो। तो मैं बता देती हूँ बेसिकली होगा क्या। जैसे आपने इसको क्या किया, आपने यहाँ पे थैली से बांध दिया, फिर जो हमारा नॉर्मल पौधा था जिसके अंदर बहुत सारी इस प्रकार से ये जो पत्तियां आई हुई थी, ठीक है, इस पौधे को भी आपने क्या करा, बांध करके रख दिया है। अब आप इसको क्लास में लेकर के आए और आपने निरीक्षण किया, तो इसको भी आपने ऐसे बांध दिया है। तो होगा क्या, देखो मैंने आपको बताया कि पत्तियों में क्या होता है दोस्तों, पत्तियों के थ्रू होता है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ मिलेगा और इसमें थोड़ा कम पानी हुआ इकट्ठा मिलेगा। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि इसमें है छोटे छोटे छिद्र, जिसकी वजह से पानी ज्यादा उत्सर्जित होगा और इसमें कम उत्सर्जित होगा, क्योंकि इसमें है भाई कांटा, समझे। तो ये रीजन हो जाता है। आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो, इफ पॉसिबल देन डेफिनेटली करना, वरना कोई बात नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया कि होता क्या है ना। चलो आगे चलते हैं। रेगिस्तान की जो वनस्पतियां हैं उसमें पत्तियां नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो वो कांटे जैसी, सुई जैसी होती हैं, छोटी छोटी रूपांतरित हो जाती हैं। इस रचना के कारण क्या होता है कि उनके शरीर द्वारा बहुत कम पानी जो है वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पानी व भोजन के संग्रह के कारण तना मांसल बनता है। जैसे देखो भाई, ये अपना पौधा है तो अब इसको खाना भी चाहिए, तो इसके लिए वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, जिसकी वजह से खाना ये बनाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है ना। तो
यहाँ पर क्या है कि ये जो इसके तने होते हैं इतने मोटे मोटे क्यों होते हैं भाई, ऐसे मांसल मतलब वही मोटे मोटे आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तना आप जनरली देखोगे तो ऐसा होता है, पतला पतला ही होता है, फिर उसके बाद ये पत्तियां होती है, फिर ये मोटा मोटा क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि भोजन व पानी का संग्रह जो है वो इसके कारण, यानी भोजन पानी का संग्रह करता है ना, इसीलिए इसके जो मतलब स्टम है यानी कि तना है वो कैसा है, मोटा मोटा है। ठीक है, पत्तियों के अभाव के कारण तनों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब क्योंकि इसमें पत्तियां तो है नहीं, कांटे ही है, कांटों के रूप में चेंज हो चुके हैं, तो अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहाँ पर होगी, जनरली अगर देखा जाए तो पत्ते हरे होते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें होता है हमारा क्लोरोफिल। ठीक है, क्या होता है क्लोरोफिल, आप लोग को मालूम होगा, जिसकी वजह से जो पौधे वो अपना खाना बना पाते हैं सूर्य के प्रकाश की हेल्प से, राइट। तो अब क्योंकि इसमें पत्तियां तो है नहीं, तो इसके जो स्टम है वही होते हैं हरे हरे, मतलब इसी में होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं बच्चों, खाना बना पाते हैं अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, इन वनस्पतियों की जो जड़ें हैं वो पानी खोजने के लिए जमीन के गहराई तक जाती हैं, क्योंकि अब यहाँ पे पानी की कमी है, तो ये इनकी जो जड़ें हैं वो जाएंगी पूरा गहराई तक, है ना, जाने दो कोई बात नहीं, ऐसे जाएंगी। और इन वनस्पतियों के तनों पर भी क्या होता है बच्चों, होता है मोम युक्त पदार्थ की मोटी परत होती है, समझे। तो चलो, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियों का अनुकूलन, ये हमने समझ लिया। चलो अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं बर्फीले प्रदेशों की, है ना, दो प्रदेश की हमने बात कर, नहीं मरुस्थलीय प्रदेशों की बात की, और जो हमारे जलीय वनस्पतियां होती है उनको हमने समझा। अब जरा बर्फबारी भी समझ लेते हैं कि जो बर्फीले प्रदेश होते हैं वहां पर वनस्पतियों में कैसे हम देख सकते हैं अडाप्टेशन यानी कि अनुकूलन। तो देखो बच्चों, इस पे जरा गौर फरमाओ, देखो ये पेड़ कैसा है, ये देवदार का वृक्ष है, आप देख सकते हैं, देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ना भाई वो कैसा है, वो देखो स्लोपिंग है, यानी कि देखो अगर आप इसके ऊपर कुछ गिराओगे तो क्या होगा, सरकते सरकते, इसके ऊपर बॉल डालना जरा, वो सरकते 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 नीचे की तरफ चला आएगा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ये है स्लोपिंग यानी कि ढलान वाला है ना। इधर से आप गिराओगे बॉल इसके ऊपर रखना, फिर वो सरकते सरकते एक पत्ती पे जाएगा, फिर ऐसे ये शाखा पे ऐसे ऐसे करके ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है, तो देखो भाई यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया गया है ना, चित्रों के माध्यम से ही आपके बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर है बर्फ गिरा, तो अब बर्फ धीरे धीरे सरकते सरकते इस पे आएगा, फिर सरकते सरकते इधर इधर आते आते वो नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इनका जो रचना है वो ऐसे क्यों किया गया है, ताकि जो बर्फ है ना वो इस पे इकट्ठा न हो पाए। ठीक है, देखो हिम प्रदेश की जो वनस्पतियां हैं प्रमुख रूप से इसमें क्या आता है, देवदार देख लो भैया, फिर चीड़ जैसे सूचीपर्ण यानी कि कैनिफेरस, मतलब कैसे होते हैं, ऐसे इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, उनका आकार कैसा होता है बच्चे, शंकु जैसा, शंकु आप लोगों को मालूम होगा, कोन जैसा ही तो है, कोन हमारा ऐसे ही तो होता है, राइट। शाखाओं की रचना अवरोही होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया स्लोपिंग होती है। इन प्रदेशों में बहुत हिमवृष्टि तथा अधिक ठंडी होती है, यानी कि यहाँ पे बर्फ भी बहुत गिरते हैं और ठंडी भी बहुत लगती है। ठीक है, तो शंकु के आकार के कारण इन वनस्पतियों पे क्या नहीं जमता बच्चों, बर्फ नहीं जमता, और जो इनकी छालें होती है ना वो भी मोटी होती है, जिसके कारण वो क्या कर पाते हैं, ठंड में आसानी से निर्वाह कर सकते हैं, यानी ठंड इनको नहीं लगती, क्योंकि इनके छाल ही इतने मोटे मोटे होते हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो ये था हमारा हिम प्रदेश की वनस्पतियां, ये भी हमने देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं वनाच्छादित प्रदेशों की वनस्पतियों में अनुकूलन, यानी जो हमारे फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं, जंगलों में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं भाई, उनको भी जरा हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, तो देखो दोस्तों, अगर आप जनरली देखोगे ना, आपने ये नोटिस किया होगा, आते जाते आप जंगल तो बहुत देखते होंगे, है ना, ट्रेन से कहीं पे आते जाते आपने देखा होगा जंगल, तो जंगल में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, कि उसमें ना बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, ऐसा लगता है आसमान को छू देंगे, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो भाई इसके पीछे का क्या कारण है, तो बच्चों कारण है ना, मैंने कहा ना हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो अब ये इतने लंबे लंबे हो रहे हैं, है ना, सदाबहार एकदम मस्त तरीके से हमेशा ये हरे भरे बने रहते, तो भाई कारण है, क्या कारण है आओ देखते हैं। देखो क्या बताया जा रहा है कि इन प्रदेशों में वृक्ष, झाड़ियां, पौधे जैसे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, और देखो भाई इसमें अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, आप देख सकते हैं, जैसे वृक्ष होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे, झाड़ियां भी होंगी, झाड़ मतलब ये जो छोटे छोटे श्रब्स होते हैं ना, छोटे छोटे झाड़ियों जैसे, है ना, जैसे मैं अगर आप लोग को बताऊं
तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चलो झाड़ियों का एग्जाम्पल आप लोग बता देना, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। और सूर्य प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, ताकि हमें, जैसे हमारे अंदर कैसे होता है कंपटीशन, हम आगे जाए हम आगे जाए, इसके चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। तो अब इनमें भी क्या होती है बच्चे, कंपटीशन होती है कि सूर्य का प्रकाश हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ऊंचा 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 बढ़ जाते हैं, राइट। तो वनस्पतियों में स्पर्धा होती है, ओके। वनों में सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए वृक्ष अधिक ऊंचाई तक बढ़ते हैं। देख लो ये कितना बड़ा है, देख लो आपके सामने। उनका आधार लेकर जो लताएं हैं, मतलब जो लताएं होती हैं, लताएं आपको मालूम होगा, जैसे अमर बेल सबसे फेमस है, लताओं में आ जाता है। जो क्या होता है, जैसे पेड़ बढ़ गए तो अब क्या होगा, लताएं भी उनका सहारा ले लेकर के वो उस पे रेंगते 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 ऊपर तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। कुछ लताओं के तनों पर पाए जाने वाले जो स्प्रिंग होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं, जैसे लता तंतु तने का अनुकूलन ही है। यानी जो लताएं होती हैं, आपने लताएं देखा होगा, अलग अलग प्रकार की लताएं भी होती हैं। कुछ तो ऐसी होती है वो सीधा सीधा पेड़ों पे बढ़ेंगी, और कुछ ऐसी होती है जो ना एक स्प्रिंग बनाती हैं, ठीक है, ऐसा स्प्रिंग बनाते हुए चलती हैं। यानी जब जाएंगी ना ऊपर ऊपर तो वो ऐसे 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 गोल गोल घूमते घूमते जाएंगी, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये है अनुकूलन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ लताओं के तनों पर पाए जाने वाले कमानी, यानी कि जो स्प्रिंग होते हैं, जैसे लता तंतु तने का अनुकूलन ही है, ठीक है। मतलब उनका जो तना है वो इस प्रकार से ही उसमें चेंजेस हुए हैं, अनुकूलन हुए हैं कि वो क्या कर सके, वो आसानी से मतलब पहुंच सके ऊपर तक पेड़ की सहायता लेकर के, ठीक है बच्चों। तो ये था जंगल के बारे में, आप देख सकते हैं। अब चलती हूं मैं थोड़ा और आगे। इसके आगे क्या आ जाता है, घास स्थल की वनस्पतियों में अनुकूलन, और इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जरा हम इनको भी देख लेते हैं। भोजन ग्रहण के लिए वनस्पतियों में होने वाला अनुकूलन। तो आओ बच्चों, मैं आपको थोड़ा और पढ़ा देती हूँ, और फिर उसके बाद इस लेक्चर को हम फिनिश करेंगे, है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले। तो थोड़ा और हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। आप देखो, घास स्थल की वनस्पतियों में अनुकूलन। तो बच्चों घास स्थल मतलब जो घास स्थल यानी जहां पर घास पाए जाते हैं, ठीक है। घास छोटे छोटे भी घास होते हैं, बड़े बड़े भी घास होते हैं, ठीक है। मतलब वो जनरली घास ही होते हैं, समझ लो। तो अब उसमें कैसे अडेप्टेशन होता है, इसको हम जरा समझते हैं। तो देखो बच्चों, घास स्थल में बड़ी मात्रा में, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है कि छोटी ऊंचाई वाली झाड़ियां और घास के अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। घास की जो रेशेदार जड़ें हैं, जड़ें द्वारा जमीन का क्षरण रोका जा सकता है। यानी घास भी बहुत उपयोगी होती है। आप ऐसा मत सोचो कि घास मतलब कुछ नहीं, है ना। कहते हैं ना, जैसे हमारे खेतों में अगर घास आ जाती है तो हम उसको निकाल करके फेंक देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप वहां से निकाल करके फेंक दो, क्योंकि आपने फसल लगाई हुई है, तो फेंकना चलो ठीक है। लेकिन घास का उपयोग है, क्या उपयोग है, आप देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, जमीन का क्षरण रोका जाता है इनके द्वारा। आप कहेंगे कैसे, आप देखो भाई, जो जड़ होती है ना, जड़, जैसे वनस्पतियों की जो भी जड़ें होती है, देखो मान लो ये है हमारा जड़, ठीक है, जरा फोकस करना। देखो ये तो वैसे आलू यहाँ पे उग रहा है, लेकिन मान लो ये आपकी जड़ें हैं, ठीक है। तो जड़ें क्या करेंगी, वो जो मिट्टी होता है ना बच्चों, उसको ऐसे जकड़ के रखती है। तो मान लीजिए पानी का बहाव आया, ठीक है, तो जो जड़ें, इन्होंने जो मिट्टी को यहाँ पे बांधे हुए रखा है, इसकी वजह से क्या होगा, जो मिट्टी है ना, वो पानी के साथ बहेगा नहीं। यानी ये क्या कर रहे हैं, ये मृदा का क्षरण रोक रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे घास है ना, वो इसी प्रकार से काम करते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जो विषुवत वृत्तीय प्रदेश होते हैं, प्रदेशों में घास अधिक ऊंचाई वाली होती है। अब ये विषुवत वृत्तीय क्या है, तो देखो भाई, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये होता है इक्वेटर, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कुछ तो बोलते हैं ना इक्वेटर को, ठीक है। तो ये जो इसके आसपास वाला जो एरिया है ना बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्तीय प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो घास अधिक ऊंचाई वाले पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन रहते हैं, तो देखो इनमें कौन कौन छिप सकते हैं, क्योंकि अधिक ऊंचाई वाले हैं, है ना। तो इसमें जो अधिक ऊंचाई वाले जानवर है वो छुप सकते हैं, जैसे कि बाघ हो गया, शेर हो गया, हाथी, हिरन जैसे प्राणी जो है वो छिप सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने किसकी बात करी दोस्तों, विषुवत वृत्तीय प्रदेशों में पाए जाने वाली घासों की बात करी। अब वहीं ठंडे प्रदेशों में जो पाए जाने वाली घास है ना, वो कम ऊंचाई की होती है, जिसकी वजह से इसमें जो खरगोश जैसे प्राणी, यानी कि जो छोटे छोटे प्राणी है, वो इसके अंदर छुप सकते हैं, ठीक है। पहाड़ी ढलान, पठार व मैदानी प्रदेश में बड़ी मात्रा में चारागाह पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे पहाड़ी ढलान वाले प्रदेश हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा मात्रा में चारागाह मतलब क्या होता है, वही घास के मैदान हम कह सकते हैं, जहां पर जो एनिमल्स होते हैं, जहाँ पे
घास चरने के लिए जाते हैं, राइट, जा सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, चारागाह कहा जाता है, ठीक है। तो वो पाए जाते हैं, बराबर। पहाड़ी ढलान आपको पता है, ऐसे पहाड़ी जो एरिया होते हैं, जो ढलान वाले होते हैं। पठार कैसा होता है, तो पठार का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, देखो ये यहाँ से जाएगा, मतलब इधर से थोड़ा सा ये ऐसा सपाट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमने देख लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो भाई ये है आलू, देखो आलू इसके अंदर कैसे उग रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और अब हम बात करते हैं भोजन ग्रहण के लिए वनस्पतियों में होने वाला अनुकूलन। क्या भोजन ग्रहण के लिए भी अनुकूलन होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। तो आओ जरा इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे आपको पीला पीला ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों, ये है आपका अमरबेल, जो कि एक लता होती है, राइट। तो अब ये ऐसे क्यों ग्रो कर रही है भाई, इसके ऊपर ऐसे क्यों इसको तैर तैर के जाना है? तो ये खाने के लिए जा रही है, क्योंकि देखो ये जो अमरबेल है ना, ये खुद का खाना नहीं बनाता, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये परपोषी हम इसको कहेंगे। हाँ देखो, परपोषी होता है, यानी अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं किसके, परपोषी के। तो आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। एक तो मैंने आपको बता दिया अमरबेल, ठीक है। अब अमरबेल क्या करता है भाई, दूसरे जो पौधे होते हैं ना उनके मतलब उनसे भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, बहुत होशियार है ये, ठीक है। खुद मेहनत नहीं करेगा, दूसरों ने जो खाना बनाया ना उसको ये चुरा करके खा जाता है, ठीक है। तो देखो, सामान्यतः सभी वनस्पतियां जमीन पर स्थित और स्वयं पोषी होती हैं, यानी अगर आप देखोगे तो जनरली मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो स्वयं पोषी होते हैं, जमीन पे रहते हैं, ठीक है, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो होते हैं बच्चों परपोषी। जो अपना खाना स्वयं बनाए उसको हम कहेंगे स्वयं पोषी, और जो दूसरों पर निर्भर रहे उसको हम कहेंगे परपोषी, ठीक है। अमरबेल का जो तना पीले तंतु में जाल सा दिखाई देता है, अमरबेल में पत्तियां नहीं होती हैं, देख लो, है ना, बस ये तंतु ही ऐसे बिखरा हुआ होता है, ठीक है। और अमरबेल में पत्तियां नहीं होती, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता। अब जो वो क्रिया नहीं करेगा तो भोजन भी नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अन्य वनस्पतियों के तनों से पोषक पदार्थ को अवशोषित करने के लिए अवशोषक चूसक जड़ें होती हैं। मतलब इसकी जड़ें इस प्रकार से बनाई गई है कि ये क्या कर सके। अब देखो इसमें पत्तियां तो है नहीं, तो ये खाना नहीं बनाएगा, तो फिर ये जिएगा कैसे? आप देख रहे हो ये घूम रहा है मस्त, इस पेड़ के ऊपर जा रहा है, तो भाई कैसे, जब इसके अंदर जान ही नहीं तो ये जा कैसे रहा है? तो कारण है भाई, इसने अपना भोजन प्राप्त कर लिया, और इससे ही प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त किया बताऊं आप लोगों को। अब इसमें कुछ ऐसी जड़ें होती है, चूसक जड़ें, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, जो प्लांट है ना, ठीक है, वो क्या करते हैं, जिनके ऊपर वो रहते हैं, है ना, जिन पौधों के ऊपर वो रहते हैं, उन्हीं की जो जलवाहिनी और रसवाहिनी होती है ना बच्चों, ये क्या होते हैं, ये जनरली अगर आप देखोगे तो ये ऊतक होते हैं। इनको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आने वाले चैप्टर्स में। अभी मैं आपको बता देती हूँ, एक होता है दोस्तों हमारा जाइलम और दूसरा होता है फ्लूएम, ठीक है। यानी जिनमें जल, मतलब देखो अगर आप देखोगे तो पौधों में ना दो प्रकार के जो ऊतक हैं, यानी कि टिश्यूज हम देख सकते हैं। एक तो जाइलम होता है बच्चों, दूसरा फ्लूएम होता है, ठीक है। जाइलम के थ्रू क्या होता है, यानी जल वाहिनी के थ्रू क्या होता है, जल का स्थानांतरण होता है, और रस वाहिनी के थ्रू यानी कि फ्लूएम के थ्रू क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं भोजन, ठीक है, उनका स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो इनमें चूसक जड़ें होती हैं, जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, जल वाहिनी तथा रस वाहिनी तक पहुंच करके उससे भोजन को अवशोषित कर सकते हैं, ठीक है। भोजन और पानी को ये ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार से वो जीते रहते हैं, है ना। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसने तो सीख लिया है भाई कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं तो दूसरों से ही लेकर के खाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करने वाली बच्चों फफूंदी कहाँ पे लगी हुई होती है, बताइए जरा। अपने जीवन में आपने कभी ना कभी तो फफूंदी देखा ही होगा। जैसे ब्रेड आप ला करके रख देना, ठीक है, आप ना ब्रेड को कई दिनों तक ऐसे ही रख दो, तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे ना उसके ऊपर ऐसा रोई जैसा कुछ ना कुछ जम जाता है, तो वो क्या होता है, फफूंदी होता है। वैसे रोटी में भी जम जाता है, ठीक है। तो अब फफूंदी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो भाई, फफूंदी जो है वो पर्णहरित नहीं होता है इसमें, यानी कि जो क्लोरोफिल है वो नहीं होता है, राइट, मतलब उसमें पत्तियां नहीं है, तो भाई क्लोरोफिल भी नहीं होगा। क्लोरोफिल जो कि बहुत जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, भोजन बनाने के लिए, वो तो इनमें प्रेजेंट ही नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते। तो वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, फफूंदी, वे रोटी, और जो डबल रोटी मैंने आपको बताया ना ब्रेड, ठीक है,
ये जो कार्बोज पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और इनमें क्या होते हैं, भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन को अवशोषित करने के लिए जड़ों जैसे क्या होते हैं बच्चों, तंतु होते हैं, छोटे छोटे ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जैसे सबसे पहली बात तो ये आप समझना कि वनस्पतियों के वृद्धि के लिए क्या क्या चाहिए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, सबसे पहले नाइट्रोजन है, दूसरा है फास्फोरस और तीसरा आ जाएगा पोटेशियम। ठीक है, मतलब अच्छे से ग्रो होना चाहते हैं बच्चे तो ये तो होना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन घटकों की आवश्यकता होती है। अब जिस जमीन में नाइट्रोजन की कमी है, देखो कई जगह पे नाइट्रोजन है, चलो ठीक है, वहां के पौधे तो आसानी से ग्रो कर लेंगे, जो इनको चाहिए वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जहां पर नाइट्रोजन की कमी है, अब वो पौधे क्या करें, तो वो पौधे क्या करते हैं भाई, देख लो जरा, ये आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं बच्चे वीनस फ्लाई ट्रैप, जो क्या करता है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उनको खा करके अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और उसमें अगर आप देखेंगे तो देखो, ये जो आपको ये दांत दांत जैसा दिख रहा है ना, ये क्या करता है, जैसे कीड़ा आकर के इसके ऊपर बैठेगा, देखो ये खुला हुआ है, पहले ऐसे खोल करके रखेगा अपने शिकार की तलाश में, कोई तो आ जाओ कोई तो आ जाओ, कीड़ा इसके ऊपर आकर के बैठेगा, ऐसे करके बंद कर लेगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसको पचाएगा और जो इसके नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा कर लेगा। ठीक है, तो देखो जिस जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियां, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रेप हो गया, ड्रासेरा भी इसी प्रकार का ही पौधा होता है, फिर घटपर्णी हो गया। ठीक है, जो कीट पतंगों को खा करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, ये कीटकों का भक्षण करते हैं और अपनी नाइट्रोजन की जो पूर्ति है उसको करते हैं। इन वनस्पतियों में कीटकों को आकर्षित करने के लिए, अब सोचो जरा कि बस इसने ऐसे खोल करके रखा हुआ है अपना हाथ, जो भी है, ठीक है, उसको खोल करके रखा हुआ है, तो वो कीड़ा किस वजह से आएगा, क्या कुछ रीजन है? तो हाँ, मतलब अगर हमें किसी चीज को अपनी तरफ बुलाना है तो आपके अंदर वो क्वालिटी तो होनी चाहिए कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो। तो इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें होता है, क्या होता है, देखो कीटकों को आकर्षित करने के लिए और उनको पकड़े रखने के लिए पत्तियों या फूलों में अनुकूलन होता है, यानी कि इसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से जो कीड़े हैं ना वो इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और फिर जब कीड़ा आएगा एकदम मस्त तरीके से, तो फिर ये उसको धोखा दे देंगे, कीड़ा बेचारा धोखा खा जाएगा, बंद कर लेंगे उसको। ठीक है, पहले तो बड़े प्यार प्यार से बुलाया, लेकिन लास्ट में आकर के इन्होंने कर दी उसके साथ धोखेबाजी। ठीक है, तो ये हो गया क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा इन पौधों के बारे में भी हमने समझ लिया। ठीक है, भोजन ग्रहण के लिए वनस्पतियों में जो अनुकूलन होता है इसको भी हमने समझा, देखो इसको भोजन ग्रहण के लिए, ठीक है, और ये अमरबेल को भी कैसे अनुकूलन होता है ये भी हमने समझा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब देखो दोस्तों, इसका जो दूसरा पार्ट रहने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे प्राणियों में अनुकूलन, अडेप्टेशन इन एनिमल्स। अलग अलग प्रकार के जो हमारे एनिमल्स होते हैं, आप देख लो जरा, आपको दिखा देती हूँ। देखो ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे, कब पढ़ेंगे भाई, अगले लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक तो हमने वनस्पतियों के बारे में पढ़ा, अब ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना ही सब कुछ बचा हुआ है। और इसके साथ ही ये जो अनुकूलन क्या था, वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण भी हम जानेंगे। और यहाँ पर ये जो बहुत ही हमारे मतलब फेमस रहे हैं साइंटिस्ट, डार्विन का उत्क्रांति सिद्धांत, इसको भी हम जानेंगे। कार्ल लिनियस के बारे में पढ़ेंगे, देख लो भैया, कार्ल लिनियस है ना, जिन्होंने द्विनाम पद्धति को दिया था, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। अभी मैंने आपको जितना सिखाया है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो अनुकूलन को समझा और वनस्पतियों में किस प्रकार से अनुकूलन होता है बच्चों, उसको हमने कवर किया। ठीक है, तो पढ़ेंगे ना सब लोग, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम लोग पूरा जो साइंस है इसको इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग हमारे लेक्चर नंबर 2 में। ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।